I hear, I just believe कि 50% सच हो सकता है, 50% पूरा मिर्च मसाला लगा के exaggerated है, सब कुछ है. I don't know. So I just have a 50-50 trust. Abhishek Janta, what do you think? Like what kind of trust you have on media? जो भी न्यूज आता है हमारे पास. यस, डिपेंड करता है आप कौन सा चैनल पे देख रहे हैं. अब आप एनडीटीवी देख रहे हैं कि रिपब्लिक भारत देख रहे हैं. तुम अपना बताओ ना, तुम किस पे 100% भरोसा करते हो, किस पे जीरो? मेरे को तो हम इंडिया टीवी को फॉलो करते हैं तो अच्छा मेरे को मतलब उस पे भरोसा है. और आई थिंक जो इस बार लड़ाई हुआ था, चाइना वाला का एक भूल क्या किया था कि वो बेचारा गलती से बोलिए या जो भी बोलिए, बिहार रेजिमेंट से वो भिड़ गया था. ठीक है, तो इतना तो हम कंफर्म है कि उसका खामियाजा वो भुगता ही होगा. जो बोल रहा है कि 20 के बदला 43, वो रियलिटी है. क्योंकि ग्लोबल टाइम्स छापा था कि मतलब चाइना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. बाद में जब चाइना के तरफ से उसको प्रेशर जाने लगा तो वो तुरंत न्यूज हटा दिया और बोलने लगा कि नहीं, इसमें इंडिया का गलती था. तो आई थिंक इस सबको पता है कि चाइना का नेचर क्या है. क्योंकि एक बहुत मीडिया पहले मीडिया तो इंडिया टीवी 100% ट्रस्ट, राइट? यस, हमको अच्छा लगता है. रजत शर्मा जो बोलते हैं उनके हम 100% बात पे विश्वास करते हैं. ओके ओके, ठीक है. नीरज शर्मा, व्हाट डू यू थिंक? यू ट्रस्ट एनी न्यूज़ चैनल 100% फुल्ली? एनीथिंग? देखिए विशाल जी, विद टाइम जब से सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है तो जो एक नॉर्मल मीडिया था पहले, जो भी उसमें आप प्रिंट मीडिया कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, उन सबका कहीं ना कहीं विश्वास हिला है और कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट हुआ है. सोशल मीडिया पे लोगों को ज्यादा बिलीव है क्योंकि वहां से जो एक कंसेंसस बन के आता है उसमें से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों का होता है और वहां पे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है. मैं किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस को ये नहीं कहूंगा कि वो सबसे सच्चा है, वो सबसे झूठा है. एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की अपनी अलाइनमेंट्स हैं. ये पूरा संसार अलाइनमेंट्स पे ही चलता है. वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी हैं, वो बिजनेस अलाइनमेंट्स भी हैं. आपको अगर विश्वास करना है तो कुछ ना कुछ आपको अपने खुद हाथ पैर मारने चाहिए, मैं कहूंगा. सोशल मीडिया ने पूरा समीकरण बदल दिया है. आज के टाइम पे सलमान खान भी गाली खा रहा है तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही खा रहा है. नहीं तो ये सब लोग उस ओहदे पर बैठे हैं, उस मुकाम पर हैं कि जहाँ पे एक आम आदमी इनके बारे में बोलने से डरता था. तो सोशल मीडिया का थोड़ा ज्यादा यूज कीजिए, आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आएंगी, मेरा ये मानना है. मीडिया हाउसेज में बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसे से चलने वाली चीजें हैं और पैसा आपको पता ही है कि किस किस तरह से आज के टाइम पे घुमाया जाता है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत सारे लीडर्स वो डायरेक्टली चाइना से काम नहीं करते हैं. वो कई वॉल्स के पीछे जाके कहीं कैरेबियन आइलैंड में किसी छोटी सी कंट्री में उनके कोई कंपनी रजिस्टर होगी जिसकी फंडिंग किसी इंडिया के मीडिया हाउस को मिल रही होगी. आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी शील्ड्स होंगी बीच में. तो पैसे के खेल में वो कहते हैं ना, हमाम में हर कोई नंगा है. मैं ना किसी को सच्चा कहूंगा ना झूठा कहूंगा. आपको कहीं ना कहीं अपने विचारों को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए, सोशल मीडिया पे ज्यादा जाइए, वहां से आपको चीजें बेटर समझ आएंगी. ठीक है, ओके. Sejal, yeah, what's your take like on news coming from media or social media combined? Yes, sir. I am like 50-50 in both the cases. क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है. नीरज सर के पॉइंट को लेके मैं बोलूंगी तो हाँ, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट समटाइम्स सोशल मीडिया चीजों को जैसे मैनिपुलेट कर देती है. इट्स लाइक जो हम कहते हैं ना कि लेडीज की गॉसिप जो होती है वो लास्ट पर्सन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे चेंजेस उसमें आ जाते हैं. तो सेम गोज विद सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है. बट आज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि न्यूज चैनल पे भी उन्होंने एक पार्ट बना लिया है कि हम वायरल वीडियोस दिखाएंगे ऑन सोशल मीडिया.
तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और रादर मीडिया एक बहुत गंदा रोल भी प्ले कर सकते हैं किसी की लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल में कहूंगी मैं, सुशांत राजपूत। तो सर मतलब जो उनके अगर आप देखो तो उनके बारे में इतना गंदा गंदा भी पब्लिश हुआ है, उसमें तो गलती मीडिया की है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इनर जो चीजें होती है वो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती, बट अगर वो आपके फैंस तक पहुंच रही है तो शायद वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज माय टेक ऑन दिस। Okay. Yes, Preeti ma'am, you have joined. What's your take on media authenticity, percentage-wise, let's say roughly? See, I think it's important, but we have to use our judgment to pick and to a certain extent screen out the information. Yes, it influences both good ways, and we need to know both good and bad. But again, we need to be cautious, like what to pick, what to understand from it. Mm-hmm. So that's what I think that is up to us. So you will prefer to do like a double check whatever you are hearing. It needs to be double checked, because if you're just relying on one source, then it is not really you're more influenced by it. Yeah, So you can check multiple sources, and of course, if you're following some political leaders or someone, then that also helps. Because if you are, one party centric, then you'll function in that direction. But if you're kind of neutral, then probably you can get a better gist out of whatever news is getting published. But media is definitely, it is paid. So whosoever pays gets the win. Yeah, Neeraj, we will come to you. Let's hear everyone first. Yeah, Naman, what do you think? Media, kitna trust hai? What's the percentage you'll take? According to me, I think it's 70 to 30%. 70%, I think the Indian media is worthless, and 30% it's like that. Mostly, I follow international news because they are more reliable and they don't exaggerate the issues. Even though I also follow Indian international news, such as the YN News, which is owned by the SL Group. So they also have, they don't exaggerate the issue. The main point is, just like you said, mirch masala dalte hai Indian media. They don't do like this. I hate that type of news. What I have seen in India news, especially in the TV, that they go on repeating and repeating the same thing. They don't show nothing extra and anything special. Like if you see repeated reinforcement of the same information again and again, again and again, again. So you start believing that sach hi hoga, itna baar bol rahe hain. Yeah. So it's sort of like, and also the debates are not very good. The debates are like we are fighting against each other. But I don't learn from any of the debates which is shown in the Indian news channel. Kind of Big Boss. They make a Big Boss out of the debate. Yeah. Even though the news in the internet, which is the Times of India and all, they mostly, focus more on people, what people focuses on, more than they don't focus on the news which are very important, but they focus more on Bollywood or anything which will excite most of the people. They're not knowledgeable in their issues. BBC and if you see another international news channels, they're very serious about good news. Means the news which are worth it to read. It's like that. Which are also critical and which are, very informative. The news are also very informative. That's why. Sure. Okay, Atul sir, what's your take on the media? How much you So trust? I would like to, number one, let me talk about Naman's point. International media is as trashy as Indian media. Actually, it's worse actually. CNN will be there wherever there's some accident, bad things happening. And it's not neutral, it's more of a कि जहाँ पे भी उनको मसाला मिलेगा, कहीं दुर्घटना हो गई तो CNN will be there. लेकिन बाकी जो मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल राइट विंग है, न्यूयॉर्क टाइम्स लेफ्ट विंग है, और चूंकि मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ, एज इन मैं खुद में जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो ब्लॉगर राइटर हूँ, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है साझा, साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इसका मैं मेंबर हूँ.
तो साझा के जितने भी टॉप मीडिया हाउसेज है ना, चाहे वो CNN हो, फॉक्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके सारे साउथ एशियन जर्नलिस्ट उसके मेंबर्स हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो मीडिया बेसिकली वही बेचती है जो बिकता है। तो अगर नेगेटिव न्यूज बिकता है तो वो नेगेटिव न्यूज ज्यादा कवर करेंगे, और मीडिया के जो जितने जर्नलिस्ट हैं, इंडिया वाले जर्नलिस्ट भी और US वाले इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी, तो वो सारे थोड़े बिके हुए होते हैं। उनके सबकी आइडियोलॉजीज होती है। आइडियोलॉजीज क्या बताता हूँ क्या है, मीडिया में कौन लोग जाते हैं। तो मैं एज ए बिहारी बताता हूँ कि बिहार के बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे टीवी, बहुत सारे टीवी पे, न्यूज़पेपर में बहुत सारे बिहारी मीडिया में है अभी, हर साइड से। तो क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी, सालों तक कुछ नहीं हुआ, बैंकिंग में भी नहीं हुआ, तो क्या पढ़ने लिखने तो आता था पढ़ने, तो वो लोग मीडिया में चले गए। तो जनरली सारे मीडिया वाले नहीं, कुछ लोग मेरिट से गए होंगे, कुछ रेयर होंगे, मतलब कि 100 में पे 1 या 100 में मैक्सिमम 5 लोग होंगे जो कि मीडिया में जिनका पैशन था। ज्यादातर लोग वो गए जो मीडिया में, क्योंकि उनको कहीं और पे जॉब नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, तो मीडिया में है। तो जो वायर है एकदम बिका हुआ है, सिद्धार्थ राजन जो उसका ओनर है, खांटी बिका हुआ है, एकदम हार्डकोर एंटी नेशनल है, एंटी इंडिया है। सिमिलरली क्या कहते हैं, हाँ, और हर दोनों साइड के हैं। जैसे कि इंडियन मीडिया की बात करेंगे तो अर्नब गोस्वामी हार्डकोर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, मतलब कि मोदी, बीजेपी एंड ऑल दैट। बट एट द सेम टाइम प्रणय राय एक नंबर का, बचपन में मुझे याद है बहुत फैन हुआ करता था, NDTV का वो चैनल था, द वर्ल्ड दिस वीक एंड ऑल दैट। प्रणय राय एकदम बिका हुआ। बरखा दत्त सबसे ज्यादा बिकी हुई। तो ज्यादातर जो मीडिया के जो रिपोर्टर्स है ना और मीडिया वाले, वो सारे लोग बहुत ही थर्ड क्लास और बिके हुए लूजर्स इन लाइफ होते हैं, इसलिए नेगेटिव है। नाउ कमिंग बैक टू दिस चाइना इंडिया टॉपिक, तो चाइना के पेरोल पे हैं ज्यादातर जो इंडिया के जो मीडिया हाउसेज है ना, वो सारे चाइना के पेरोल पे हैं। ज्यादातर लोगों को पैसा, उनका सबसे ज्यादा स्पॉन्सर चाइना उनको पैसा देता है। इसीलिए आप देखोगे कि अचानक जैसे ही चाइना इंडिया का टसला, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेज स्टोरी करने लगे चाइना के डिफेंड में, ये कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, या थोड़ा सा जो भी इंडिया को हार्म करेगा, इम्बैरस करेगा, उस तरह की स्टोरी ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि पैसा, चाइना के पास पैसा अभी थोड़ा ज्यादा है, करता है। यही काम अमेरिका भी करता है। US भी जो है, US के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी US के इंटरेस्ट को देखते हैं। और US के भी ज्यादा हर आदमी अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है कि मेरे को क्या फायदा होने वाला है। तो मीडिया की बातों को आप सुनो, लेकिन जैसा कि आई थिंक नमन ने बोला, या आई थिंक नीरज ने बोला होगा, कि आप 2-3 पर्सपेक्टिव से देख लो और सोर्स पे ध्यान दो। जैसे आपने बहुत लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, हर ग्रुप में बोलता हूँ कि भैया रेफरेंस दो, सोर्स किसने लिखा है, वो कौन सोर्स है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा वो एंटी इंडिया, एंटी लेफ्टिस्ट मीडिया। ओ अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अच्छा वो राइटिस्ट मीडिया। तो सोर्स जानना बहुत जरूरी है कि कौन बोल रहा है, कौन मीडिया है, कौन जर्नलिस्ट है। उसके बाद आप थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकते हो। बायस, हम हर इंसान का बायस होता है। मेरा बायस होगा, मैं मोदी सपोर्टर हूँ तो मैं थोड़ा सा उनके पॉजिटिव चीजों को ज्यादा देखूंगा, कुछ नेगेटिव है तो उसको मैं इग्नोर करूंगा, उसको प्रमोट नहीं करूंगा। तो हर आदमी का बायस होता है। कोई ये बोले कि मैं न्यूट्रल हूँ, ये बायस नहीं है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने शो किया था कि आप द एक्ट ऑफ मेजरिंग दैट इटसेल्फ चेंज, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या स्पिन है, क्या, तो मेजरमेंट इटसेल्फ चेंजेस इट। तो कोई भी आदमी दुनिया में न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन बायस को जान सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा इस प्रति बायस है, आई एम स्लाइटली मोर लीनिंग टुवर्ड्स राइट, और कोशिश कर सकते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए मैं अदर साइड का भी व्यू देखना चाहूँ, सो दैट कि मैं कंप्लीटली ब्लाइंड साइडेड नहीं हो जाऊँ। यही मेरा बोलना था। Okay. Aman, what's your take on media authenticity? कितने percentage you will believe? Aman, yes, Aman, हाँ बताओ। मीडिया का सर ऐसा है कि अभी के सिनेरियो में देखें तो हमें बेसिकली अगर देखा जाए, जैसा अतुल सर ने बताया कि 2 टाइप के मोस्टली मीडिया होते हैं। एक बेसिकली फर्स्ट मीडिया, एक सॉरी 2 नहीं 3 टाइप का आजकल हो गए हैं। फर्स्ट ये हो गया आपका कि गवर्नमेंट की तरफ पूरी तरह से गिरे हुए, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको दिखाते हैं वो। जैसे कि आपका रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक टीवी का मेनली नाम आता है, और एक जी न्यूज है उसका आता है, ठीक है। जैसे कि बोला मतलब दिखाते ही, मतलब उसका उसके अलावा कुछ उसके पास न्यूज ही नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। और अभी जैसे कि देख रहा था मैंने, चाइना बॉयकॉट का
बोल रहे थे चाइना बॉयकॉट करो, और उनका जो स्पॉन्सरशिप था वही वीवो का था, वीवो ओप्पो, सॉरी एमआई और ओप्पो का। तो बताइए अब ये तो क्या बात हुई इसकी। और दूसरी चीज है कि लेफ्टिस्ट मीडिया काफी है, जिसमें रवीश कुमार आते हैं और भी कुछ द वायर हुआ और एक दो और है, मैं उसकी नाम नहीं जान रहा उसका अच्छे से, बट वो सारे हैं, वो मतलब क्या करें एंटी, मतलब उनका बोलना ही बोलना है। जैसे कि रवीश कुमार मैं पहले फॉलो करता था काफी अच्छे से, पर देखा बंदा यार कुछ पॉजिटिव बता ही नहीं रहा यार, ऐसी भी तो नहीं होनी चाहिए आप चीज को, क्या हमेशा निगेटिव हर एक बात पे ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है आपका। क्या अगर कुछ अब 370 हुआ तब भी आपको निगेटिव ही दिख रहा है, तो ये गलत हो जाती है कि आप पॉजिटिव में कुछ दिखा नहीं रहे गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से मैं फॉलो फ्रेंड छोड़ दिया उसको। अब आता है तीसरी वाले जो आते हैं आजकल, लोग ट्विटर पे ज्ञान दे रहे हैं, मतलब ट्विटर पे न्यूज देते हैं, ठीक है, कि ट्विटर पे एक पोस्ट डाला और उसको आजकल काफी लोग शेयर भी करते हैं, बहुत तेजी से शेयर करते हैं, ठीक है, कि आपको एक न्यूज में लोग ट्विटर पे खट से शेयर करके सारी जगह ट्विटर वाला छा गया। तो आजकल ये भी एक तरह से मीडिया हो गया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मीडिया हो गया ये एक तरह से, तो सोशल मीडिया में कैसे इन्फ्लुएंसर आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये चीज होगी, और बिकने का आखिर सर मेरा सवाल है कि, तो मैं फिर एक गया न्यूज पे कि आजकल आपको अगर थोड़ा सा ही करना है तो सोशल मीडिया वाला जो है वो काफी आजकल यूट्यूब वगैरह पे अच्छी न्यूज प्रोवाइड करता है, बट बात आती है ऑथेंटिसिटी की कि क्या ऑथेंटिक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखा कि एक न्यूज चैनल है लल्लन टॉप नाम से, यूट्यूब पे 1.3 उसके 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो फिर मैंने देखा वो मोस्टली चीज है कि वो एनालिसिस करता है काफी सारी चीजों को, उसके बाद एक प्राइम टाइम में न्यूज दिखाता है, तो फिर मैं उसी को कल फॉलो करता हूँ कि मुझे एक दिन भर का एक बेसिक न्यूज मिल जाए और थोड़ा थोड़ा सारी चीजें क्लियर हो जाए। और आई थिंक इंडिया टीवी का भी थोड़ा मोड़ा वैसे ही रोल प्ले रहता है, तो आप उसके तरफ जाते हो, नहीं तो मोस्टली सही बात है कि हर एक मीडिया है, कोई भी पर्सन एक चीज पे बायस्ड होता ही है, वो होता ही है, एंटी नेशनल हो या नेशनल हो, तो वही आपको काफी आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया आजकल कि आप एक चीज पे फोकस करो, बट आप दोनों देखो और जो आपको बेस्ट लगता है वही देखो, ठीक है। और आजकल तो इन शॉर्ट्स जो बेसिकली जो आजकल लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कि कभी भी है एक न्यूज आया, जिसको देखना है देख लो, उसको बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दो। या सर भाई मेरा भी ये टेक पॉइंट है। Ujjwal, what's your take media पे? What's the percentage trust you think? सर एक्चुअली सर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ इसके लिए। मैं पेपर भी पढ़ता हूँ और न्यूज जैसे घर में चल रही होती है तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ बिकॉज कैट की प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीजें लिखी रहेगी कोविड-19 लोगों सब कुछ लॉकडाउन ओपन हो जाना चाहिए, और फिर न्यूज वीडियो जो न्यूज चैनल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, कोई बोल रहा लॉकडाउन होना चाहिए, कोई बोल रहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और व्हाट्सएप तो आई थिंक जो अमन ने बोला वो आई थिंक गलत था कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो तो सबसे ज्यादा गंदा है। वो कुछ भी कोई भी व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर रहा होता है, आपके GD at 10 PM में भी कई कोई भी कैसी भी न्यूज डाल दे रहा है, और आधे लोग तो उसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और मोदी जी इतने कैसे कोई इंसान सही हो सकता है? मैं तो देखता हूँ हर न्यूज में मोदी जी कर रहे होते हैं। अरे वो अच्छे इंसान है, इट्स ओके, बट 100% कैसे सही हो सकते हैं? वो हर जगह उनकी तारीफ होती रहती है यार। अरे कहीं तो गलत होंगे, 6-7 साल से हैं वो लोग, वो अपनी सीट से ही हो। अरे तुम भाई कभी तो उनको गलत बताओ, कभी तो राहुल गांधी अच्छे होंगे, ठीक है, राहुल गांधी बेवकूफ समझ लो, ठीक है, कोई और जैसे कि कोई भी है, मैं कोई पॉलिटिशियन में नहीं जाना चाह रहा, बट एटलीस्ट सर एक ऑथेंटिक न्यूज ना उसका एक चैनल अच्छा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है ना, व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही नहीं है, व्हाट्सएप पे तो कोई कुछ भी भेज रहा है, तो उस पे तो मैं ऑथेंटिसिटी में बिल्कुल ही नहीं करता। यस सर, ठीक है। इस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि लल्लन टॉप एक बार आप लोग जरूर देखना, वो काफी ऑथेंटिक और काफी मतलब नॉन बायस, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी तक दिया है उसने दिया है। सही बात है कि हाँ सोशल मीडिया वगैरह काफी इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, बट मैं ट्विटर या फिर और सब था जो कि ठीक है, आजकल लोग काफी फॉलो करते हैं, लाइक मीडिया पे चला जाएगा सर। भाई आई एम जस्ट आस्किंग कि परसेंटेज वाइज की what's the trust factor, just you can say trust factor, detail can be within. ये कार्तिक है या मिस्टर कार्तिक है, what's your take, like any percentage you want to pick for media trust
from your personal point of view, like 50-50, 60-70? Yeah, what's okay? ओके सो अनफॉर्चुनेटली मैं न्यूज चैनल्स बहुत कम फॉलो करता रहा हूँ विच आई नो इज अ वेरी बैड थिंग बट रिसेंटली कम फॉलो किया मतलब यू आर इन दैट 50-50 कैटेगरी? नहीं 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 मैं इतना न्यूज देखता नहीं था कभी. आई नो दैट इज अ वेरी बैड थिंग बट सो फॉर्चुनेटली मैंने बहुत रिसेंटली ही आई एम जस्ट टॉकिंग सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने देखना शुरू किया है. लाइक सुबह पर जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सब लोग तब थोड़ा बहुत चलाता हूँ. सो आई गेट व्हाट यू आर आस्किंग बट तो व्हाट आई बेसिकली यू नो एक आइडियली डू इज कि as such मेरा मीडिया पे आई वुड से नॉट इवन 10% ऑथेंटिसिटी का ट्रस्ट होता है in general but again as someone मुझसे पहले ही mentioned कि हर जगह वही है कि मोदी जी का ही गुणगान हो रहा है तो you want it or not and that is exactly what is happening. तो authenticity तो I think is very much compromised in all these matters but what I normally do is कि you know I just flip different channels तो कहीं ना कहीं से you know you get those common points and आपको कुछ कुछ समझ में आ जाता है Average चलो news. चल क्या रहा है. So instead of just following a particular channel or a particular anchor or anyone, I think मैं usually ऐसे करता हूँ. But as far as authenticity, what I guess you are asking, so I would say it's not even 10%. Okay. इसका रिलेशन है आज के टॉपिक से आते हैं उसमें. विनीत सिंह प्लीज, मिस्टर विनीत आपका क्या टेक है? But then what is the other alternate if it's not reliable? No, nobody is saying it's not reliable fully. It's just a matter of percentage. Yeah, to pick choose. Yeah. Okay. So can I comment, Vishal, on that? Okay, yeah, yes, please. कि क्या है ना कि don't blame the media. It's you who are the consumer. You decide कि कौन सा आपको ज्यादा फीड दिखेगा. चाहे आपका Facebook फीड हो, चाहे WhatsApp फीड हो, चाहे Twitter फीड हो. You can choose. You can always change the channel. आप चूज करते हो कि आपको पसंद है. अगर आपको मोदी जी का अच्छा देखना है तो आप रिपब्लिक टीवी या वो देखोगे. आपको उनका क्रिटिसिज्म देखना है तो आप खटाक से एनडीटीवी देख लोगे. तो आपको चैनल चेंज करने का चॉइस है हम सबके पास एंड वी चूज कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे. और दूसरी एक और बात है कि इनपुट मीडिया केवल एक इनपुट प्रोवाइड कर रही है, उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग करते हैं. तो हमारे जजमेंट, हमारे बायसेस, उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्म करते हैं ओपिनियन की क्या सही क्या गलत है. तो जो सीरियस लोग हैं, जैसे मैं बहुत सीरियस हूँ, मीडिया को मैं बचपन से बहुत सीरियसली, बचपन से मैं अखबार पढ़ता था, छोटा था तब से. तो उसके चलते मुझे मीडिया की थोड़ी बहुत समझ में आ गई है कि कौन कैसा है. पायनियर न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके एडिटर को जानता हूँ, वो थोड़े से प्रो उस जमाने से, पायनियर मतलब कि आज से 30 साल पहले से थोड़ा प्रो नेशनलिस्ट टाइप का थी. टाइम्स ऑफ इंडिया जब गिरिलाल जैन उसके एडिटर थे, चीफ एडिटर थे, वो काफी प्रो नेशनलिस्ट थी, पर बाद में उनका ओनरशिप चेंज हो गया. बेनेट कॉलमैन कंपनी के पार्ट है. तो ओनरशिप बहुत मैटर करता है कि कौन ओन करता है, हु इज पुटिंग द मनी. तो दूरदर्शन इज द ओनली वन. अगर भारत में अगेन दूरदर्शन भी गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का ही ज्यादा दिखाएगा. लेकिन ओवरऑल अगर आपको जेन्युइन न्यूज देखना है और एड्स फालतू बहुत सारे जो एड्स आते हैं नहीं, तो आप दूरदर्शन देखो, आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन मिल जाएगा. आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखना है तो आप एनडीटीवी देख लो, प्रो देखना है आप ये देख लो. आप मल्टीपल सोर्सेज रखो, बट अल्टीमेटली यू आर द ओनर, यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है. डोंट ब्लेम द मीडिया, डोंट ब्लेम द राइटर्स, डोंट ब्लेम एनीवन. और ये जो है आपका जो बताया था एक इन्होंने कौन सा चैनल, ललन टॉप भी है, वो भी इज पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप. वो भी बहुत बायस नहीं, अनबायस नहीं है, पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप. बट हाँ, रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा उसने क्या नाम है चतुर्वेदी जी ने थोड़ा अच्छा ब्रांडिंग अपना किया है, बट वो भी कम्प्लीटली अनबायस नहीं है. कोई भी अनबायस नहीं है. एनडी मोदी वो भी ऐसा है. Yeah, Vineet Singh, are you there or? Okay, Neeraj wanted to add something. Please, Neeraj. या विशाल, सो हमारा शायद फर्स्ट वो जो राउंड चल रहा था कि कितना % वाला वो खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आगे. पहला राउंड मीडिया पे चल रहा था क्योंकि उसी से सेकंड राउंड है ना, सेकंड क्वेश्चन डिराइव्ड है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब बात चली कि न्यूज क्या है, कौन सी सच्चाई है, क्या है. तो न्यूज को देखने का मेरे नजरिए से मैं दो तरीके से देखता हूँ. एक न्यूज प्योर न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हुआ और इतना हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, खत्म. एक है ओपिनियन.
अगर आप ओपिनियंस में घुसेंगे तो वहां पे बायसिंग और वो सारी चीजें जरूर आ जाएंगी कि लिखने वाला किस कैंप का है, क्या उसकी अपनी एक सोच है, कौन लोग उसको अच्छे लगते हैं, कहाँ से उसको पैसा मिलता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज पे जाएंगे तो वो बेस्ट तरीका है। आप इंफॉर्मेशन गेन करो, ओपिनियंस आप अपने आप फॉर्म कर सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके हैं, किताबें पढ़िए, डीपली आप कहीं पे उसका रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे 1000 तरह के सोर्सेज मिल जाएंगे, तो उससे आप ओपिनियन बनाएंगे तो वो बेटर बनेगा। बहुत सारे जो न्यूज चैनल हैं वो ओपिनियंस परोसते हैं, जो कि दिक्कत करता है कि जो कि उसके अराउंड जो वो रिसर्च निकाल के लाते हैं, लोग सुनते हैं और उसमें उनका बहुत सारा खुद का इनपुट और खुद के एनालिसिस रहते हैं। तो न्यूज को किस तरीके से आपको कंज्यूम करना है वो आपके ऊपर है। आपको ओपिनियंस को कंज्यूम करना है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना है। तो ये 2 वे हैं उसको देखने के। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी एजेंसी है, चाइना में मीडिया इज नॉट फ्री, सारा गवर्नमेंट ऑन्ड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ही चलाता है। तो ग्लोबल टाइम्स उनका एक सबसे बड़ा मीडिया हाउस है गवर्नमेंट का। तो उसने जिस तरह से अभी कुछ रिसेंट टाइम्स में जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उन्होंने जिस तरह से अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की है डायरेक्टली इंडियन जनता को एड्रेस करने की, जो कि सबसे खतरनाक रूप है मीडिया का। एक बुक है जिसका नाम है सोवियत आर्ट ऑफ ब्रेन वॉशिंग। मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी। ये उस जमाने की किताब है जब सोवियत यूनियन होता था और 40-50 कंट्रीज के ऊपर एक जगह से राज किया जाता था, और कैसे वो सारा कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके ऊपर मतलब रशियन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है कोई, वहां से बुक किसी बहुत बड़े रिसर्चर ने लिखी है। तो इन्फ्लुएंसिंग द पीपल ऑफ अ कंट्री एंड इन सच अ वे कि यू कैन ब्रेक दैट इंट्रिंसिक थ्रेड, कि जो भी उनका कल्चरल थ्रेड है, अपनी आपस में कनेक्शंस हैं या सोचने का एक तरीका है, जो आपकी संस्कृति से आपका जुड़ाव है, जो आपकी एक सोच बनी हुई है कि हम तो महान ही थे, हमारे पूर्वज भी बहुत महान थे, उसको ब्रेक करने का एक तरीका है जो उस बुक में दिया गया है, जो कि सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छे से यूज किया है। संस्कृति की सोच को तोड़ा है और कंट्रीज को ऐसा बना दिया है कि हम ना तो कुछ थे और ना हमारे पूर्वजों ने कुछ करके दिया है, जो ये बोल रहे हैं वो अच्छा है। कहीं ना कहीं अब चाइना की जो सोच है कम्युनिस्ट की, वो यही है कि आप डायरेक्ट संवाद करें जनता से, ठीक है, और उसकी सोच को वहीं से कैप्चर करने की कोशिश करें कि भारत में जो अभी सरकार राज कर रही है वो आप लोगों के लिए गलत है, आपके लिए खराब है, आप इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। ये मीडिया का एक दूसरा स्वरूप सामने आ रहा है, जिसको बहुत अच्छे से सोचने की जरूरत है और लोगों को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी जो अतुल सर बात कर रहे थे डायरेक्टली उसको हिट करता है जाके। दैट सेकंड पॉइंट। एक छोटा सा एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में। फेसबुक रिसेंटली बहुत एल्गोरिथम्स चेंज की है। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस यस। ओके, सो अभी फेसबुक ने रिसेंटली बहुत अपनी एल्गोरिथम्स चेंज की हैं आफ्टर दिस होल क्राइसिस ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर, और उससे पहले से ही थोड़ा काम चल रहा था इन पे। अगर आपके 200 फॉलोवर भी हैं फेसबुक पे और आपने कुछ पोस्ट किया तो वो 200 के 200 को नहीं दिखेगा, पहले वो 20 लोगों को दिखेगा। उसके बाद फेसबुक एल्गोरिथम स्टडी करेंगी कि आपको किस तरह का रियल ह्यूमन इंटरेक्शन उस पोस्ट पे मिल रहा है। वो सिर्फ लाइक करना या शेयर करना नहीं, कमेंट्स की उसमें वैल्यूएशन ज्यादा है, हायर वैल्यू है कमेंट्स की। तो उसके बेस पे दीज एल्गोरिथम्स एनालाइज कि ये आगे इसको प्रोपोगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो सोशल मीडिया इज ऑल्सो बिकमिंग रियली स्मार्ट विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे जो डाला वो हिट हो गया है। आजकल बहुत तरीके से सोशल मीडिया पे न्यूज फैलती है, एकदम से आपने पोस्ट किया वो सबको नहीं दिखने वाला है जब तक रियल ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं मिलेगा उसे। या दैट्स इट। ओके सो चैट रिक्वेस्ट है सर, एक चैट पे सर डिसेबल्ड ऑन कर देते सर। चैट डिसेबल है, सॉरी। ओके, इट्स enabled now. So now coming to the second question. So ये जो भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज हमारे पास आ रहा है,
it's all through media mostly, right? I'm not very sure कि how many people have a direct access to the military news और क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, we don't know, right? तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि media, it's slightly biased towards different parties, let's say. So can the media not be biased towards a particular country at times? So इसमें ये है कि question is कि what is the authenticity of the, even like when there is a conflict between two countries and things like that, जो मीडिया में आता है वो कितना हमें बिलीव करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए बिलीव. That's the question. Anyone wants to take this question? Yes, sir. Please, हाँ, Sejal. ओके सर, मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत छोटा सा. हाँ. सर, जब कोई और आपसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो आप उसका सॉल्यूशन दे पाते हैं? कोई और मुझसे प्रॉब्लम पूछता है? हाँ जी. मैं अपना व्यू देता हूँ. That's all. नहीं सर, फिर भी मतलब आप सॉल्यूशन बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं. नहीं, no, never, usually. Okay, I guess you're not getting the, मतलब मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट स्टिल ओके. और जब आपकी प्रॉब्लम्स की बारी आती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन्हें सॉल्व करना, ऐसा होता है? ओके, मतलब ये बोल रहे हो ज्ञान देने के लिए बहुत सारा ज्ञान है अपने ऊपर. नहीं सर, मैं वो भी नहीं बोलना चाह रही हूँ. जब कोई और हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, तो वी टेक इट एज अ गेम या फिर वी टेक इट एज अ पजल. और वो हमारे लिए एक होता है कि हम एक पजल क्रैक कर रहे हैं. सो हम इजीली उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन रियल लाइफ. बट जब यही चीज हमारी प्रॉब्लम्स के साथ होती है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि उसमें हम अपने इमोशंस डाल देते हैं, हम अपनी बायसनेस डाल देते हैं, और भी काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो इट बिकम्स टफ because right now we are not playing a game, we are dealing with ourselves, our emotions. तो सर ऐसा ही अगर हम मीडिया के लिए यूज करें कि अगर हम उसे भी एज अ गेम, मतलब मीडिया वाले हर चीज को एज अ गेम लें, तो मे बी उसकी ऑथेंटिसिटी भी इंक्रीज होगी और प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. व्हाट्स योर रिव्यू ऑन दिस? नहीं, तो क्वेश्चन इज आई एम आस्किंग कि जो हमारे पास न्यूज़ आ रहा है, आई थिंक अभिषेक वांट्स टू ऐड, जस्ट लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, कि इंडिया चाइना का जो भी चीज हमारे सामने परोसा जा रहा है, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट वेरी न्यूज़? यस अभिषेक, बोलो. यस, नहीं, जहां तक अभी हो रहा है एकदम सही है कि क्योंकि हमको जहां तक पता है एक दो चीज मीडिया वाले बोल रहे हैं लोग कि धोखा से किया है. तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों को देखने को मिला है कि चाइना एक धोखेबाज देश रहा है, और जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बलवान है, वो बलवान हो सकता है पर डरपोक है एक नंबर का. एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंडिया वाले चाइना को क्या दिया लोग, और बुद्ध दिया लोग, गौतम बुद्ध जिस धर्म पे वो खड़ा है, उसके बदले हम लोग को क्या दिया, 1962 दिया, युद्ध दिया. तो उसका स्टार्टिंग से ही नेचर रहा है धोखा वाला. अभी जो हुआ कुछ दिन पहले, वो भी धोखा से ही मारा है. वो बात अलग है कि उसका भी 42-43 आदमी मरा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है. तो उसका वो नेचर ही है. मतलब उसके बारे में हमको नहीं लगता है कि एक रविश कुमार को छोड़कर कोई अच्छा बोल सकता है. एक्चुअली हम उसको रविश नहीं बोलते हैं, रविश तो एक्सट्रीम हो गया. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट प्रेजेंटेड, कि किसी ने बोला नहीं, फैक्ट प्रेजेंटेड हम अच्छा खराब इस सेंस से बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता होगा कि जहां आप रहते हैं वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी बीजेपी की घोर विरोधी आदमी है. ठीक है, कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, सारे लोग बोले, और सारे पार्टी के लोग, कि आप जो भी स्टैंड उठाइएगा हम आपके साथ हैं, एक्सेप्ट सोनिया गांधी. मतलब उनको इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रहा है. चाइना जैसा देश से हम लोग
टकराने जा रहे हैं और अपने देश में विरोध हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग तो चाइना से लड़ लेंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, लेकिन जो देश का एक गद्दार है उससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यस सेजल, हाँ बोलो। यस सर, हम लोगों का जो मतलब सॉरी मीडिया हाउसेस में एक बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है कि कौन न्यूज़ किस तक पहले पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि फैक्ट्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फाइट हुई लद्दाख LAC पर, उसमें पहले आया कि ओनली 2 सोल्जर्स आर लाइक मार्टेड, बट फिर वो 20 निकले। तो वो इसलिए होता है क्योंकि दे आर लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर फॉर कि हु विल गिव द न्यूज़ फास्ट। तो कई बार इसलिए भी फैक्ट्स मिसिंग हो जाते हैं क्योंकि वो आधी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। विशाल, अच्छा अतुल जी, गो अहेड। हाँ, तो ये एग्जांपल देना चाहूंगा। जब कारगिल वॉर जब हुआ था, इंडिया पे अटैक किया था पाकिस्तान ने और ने, तो हमारी एक बहुत फेमस रिपोर्टर है बुरका दत्त, तो वो वहां पर, अब उनके पास कुछ सैटेलाइट फोन अवेलेबल था मीडिया के थ्रू, तो उनकी पोजीशनिंग भी पता थी, तो वो उस एरिया में जाके चली गई जहाँ की उसके चलते पाकिस्तान को पता चल गया और बहुत लोगों की जान चली गई। मतलब जो एनिमी पार्टी को है, देखो ट्रेस आउट की कहाँ पे है। तो आप वॉर जोन में जा रहे हो, वो भी अपने सैटेलाइट लेकर, फोन लेकर जा रहे हो, तो बेसिकली आप एनिमी पार्टी के एक तरह से जासूस इस साइड में हो। तो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज जो है इंडिया में, जो मैंने पहले बोला था कि चाइना के द्वारा पेड है और कुछ लोग आइडियोलॉजिकली बायस हैं, बट ज्यादा लोग पेड वाले एजेंट हैं। जैसे बरखा दत्त पेड है, ये रवीश कुमार पेड। तो पेड वाला मीडिया जो है ना, वो इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड, करियर पूरा बना ही इसी बात से है कि कैसे वो लोग इंडिया के अगेंस्ट एंटी आए। और चाइना के पास पैसा बहुत है, तो अमेरिका भी बहुत पैसा खर्च करता है। दुनिया की जो भी पावरफुल इकोनॉमीज है वो पैसा बहुत खर्च करती है अपने ब्रांड को, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इंडिया भी करता होगा, पैसा देता है, लेकिन जो अभी इंडिया का जो इंग्लिश मीडिया जो है वो ज्यादातर थोड़ा सा चाइनीज मीडिया और अमेरिकन मीडिया से बिकी हुई है। बोलिए सर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट। नहीं अतुल जी, इनफैक्ट आई एम सॉरी, आज मेरा इसका कैमरा नहीं चल रहा है, so you will have to do with that only. My view is, Atulji, and again this is targeted at the youngsters who are there, is that basically जो trend हो गया है ना कि even a thing which is as serious as a war and all that, that is also becoming as if a T20 game is going on and there is a live coverage. जैसे कोविड का भी जो मैनेजमेंट चल रहा है उसमें भी एक वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि एज इफ minute to minute and second to second people are seeing as if a scoreboard is going on. Similarly, in a war-like situation also, there is a media in an overplay. But what needs to be seen, and since I have also worked in the government and we are trained to be keeping things very confidential, और हो जाती हैं चीजें, उसके बाद चीजें बाहर निकल के आती हैं. In fact, it is for the first time, and again, I'm saying कि maybe things have changed, but at the same time, when it comes to a war and a battle of which is very serious, it is foolish to assume that the media वगैरह is so important. What is most important is the government action, and उसमें ये कहना कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का, ना ध्यान देना चाहिए. So because these are strategic, इसमें strategy कहाँ है? अगर पहले ही सबको पता लगा लिया और सबने पहले ही अटकल लगा ली, and this is now China would not be interested to win over India and all that. That kind of a full-scale war नहीं है. China definitely is doing all of this to get more negotiation powers, or maybe थोड़ा अपना internal management कर रहा होगा, अंदर उसको हांगकांग और उसको manage करना है तो एक अलग front खोल दिया. You never know that those things are going on. लेकिन point is कि आजकल इतना लोग भय चलते हैं without any application. I think this is the time for every Indian to just shut up
and not even say things like we should boycott China or anything. We should absolutely keep quiet. And that is the only way that China should be kept guessing कि बॉस क्या हो रहा है. लेकिन ठीक है, आजकल फैशन नहीं है चुप रहने का, हर आदमी अपनी कमेंट्री ज्यादा कर रहा है. That's what I wanted to say. Thanks. Okay, Mr. Hari wants to add, please. Are you there? Since is not listening. Okay, ठीक है, तो ये हो गया. I guess Aman wants to say, yeah, Aman, please. Yes, Feel free to raise your hand if you want to speak. Okay. So काफी इम्पोर्टेंट हरी सर ने बात किया. फिर जो भी चीजें थी ये चाइना और इस पे जो भी इंडिया वॉर चल रहा है, इस पे काफी इम्पोर्टेंट है कि हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए होता है. आई थिंक कि लोगों को भी जितने धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जैसे कि मैं नहीं बात कर रहा कि जो अनएजुकेटेड, क्योंकि वो उसी को फॉलो करेंगे. जो मोदी वाला है वो उसी न्यूज को फॉलो करेगा, और जो नहीं है वो उसको नहीं फॉलो करेगा, और वही मीडिया चैनल उनको और प्रमोट करेगी उस चीज के लिए. बट जैसे से लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनको पता चला कि नहीं, मुझे कोई ऑथेंटिक न्यूज चाहिए जो केवल न्यूज दिखाए और सिंपल दिखाए. तो इसी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राज्यसभा टीवी था, कभी उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, बट आज आई थिंक 3 to 4 मिलियन क्रॉस करके उसने गवर्नमेंट के होते हुए भी एक ऑथेंटिक पकड़ा और सोचा कि केवल एक न्यूज दिखाना है. दूसरी बात ये है कि कैसे हम लोग भरोसा करें कि चाइना वार जैसे इंडिया के बीच वार का चल रहा था अभी, तो इस पे ऑथेंटिक कैसे आ सकता है. कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी बोलेगा. कभी जैसे स्टार्टिंग में था कि मार्केटिंग के लिए उसने 2 पहले बोला कि हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए, बट आफ्टर दैट हमें पता चला कि 20 सोल्जर्स की जो है वहां पे थे, और प्लस हमारे कुछ वो था. तो इसके लिए क्या चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए ऑथेंटिक ले. अगर गवर्नमेंट कोई चीज बोलती है तो उसको लगता है कि हाँ यही चीज है, यही डेटा है, और ये एक सही चीज जगह जा रहा है. और इसके रिगार्डिंग जयशंकर जो है हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है अभी, तो उन्होंने अभी ट्वीट करके बताया भी इस बारे में कि नहीं ऐसी चीजें हैं, तो हमें एक ऑथेंटिक बंदा चाहिए, या फिर उसको गवर्नमेंट ही बोले. इसी के लिए गवर्नमेंट ने PIB जैसे चैनल बनाए हुए हैं या ANI जैसे चैनल बनाए हुए हैं कि लोगों को एक न्यूज जो है एक लेवल पे आगे बात पता चले. काफी सारे जगह है जैसे कि बॉयकॉट चाइना, फिर जो भी चीजें हैं, तो ऐसे चीजें ANI या फिर कोई भी गवर्नमेंट मीडिया हाउस ने नहीं बोली है. ये सारी चीजें हमने अपने तरफ से एक न्यूज चैनल जो है इन्होंने मीडिया वाले ने बनाया, इसको प्रमोशन किया, और इस आज ये कह सकते हैं कि मीडिया वाले चलते आज काफी ये ग्रोथ पे चला गया है कि आजकल हर एक जगह लोग बॉयकॉट करने पे तुले हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये गलत है. ठीक है. और दूसरी चीज मैंने बात की इन्फ्लुएंसिंग वाली इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है कि अगर मैं आज अगर स्टेटस डालता हूँ और मेरे कांटेक्ट में 100 लोग हैं, ठीक है, तो वो अगर सब के सब अगर देखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. अब भले उनके पॉइंट ऑफ नॉलेज कुछ अलग हो सकता है, बट मेरे द्वारा अगर वो लोग हो रहे हैं तो मैं भी एक तरह से वही काम कर रहा हूँ जो और लोग कर रहे हैं, और मीडिया हाउस का भी बोला सेम थोड़ा उसका सपोर्ट कर रहा हूँ. इसलिए ऑथेंटिसिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो आप देखते हैं वही बोलते हैं. ठीक है, तो इस पे काफी में गौर करने की जरूरत है अभी. अगर हमने यस सर Sorry, go ahead. Aman, Vishal, I'm just quipping in because Hari, just a second. Yeah. I am just quipping in and then I'll keep quiet. दो चीजें. While Aman, I agree with you that, but again I would like to tell you कि a war में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट में इतने पावर्स होते हैं कि एक चुटकी भी बजाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा. सारी प्रेस और वो सब फिंगर ऑन योर लिप्स करके जो चाहेंगे वो ही निकलता है. गवर्नमेंट के इतने पावर्स और इतनी फास्ट होती है गवर्नमेंट. ओके. नंबर 2, आप जो कह रहे हो कि ये बॉयकॉट वाला ANI में नहीं आता, तो गवर्नमेंट कई बार ये भी यूज करती है कि मल्टीपल कम्युनिकेशंस, मल्टीपल conflicting communications also are used to create a whole thing of confusion. तो वो सब माइंड नहीं करना चाहिए. बट हाँ, ये चीज मेरे को एक अजीब लगने लग गई है. एंड आई एम श्योर द सीनियर्स अमंग अस लाइक अतुल, पीपल ऑफ माय जनरेशन, अतुल जी, दे विल एग्री कि ये जो रेट्रिक जो चालू हो जाता है वॉर के लिए, हाँ वी वांट वॉर, एज इफ कि कोई हाँ हमें, और वी वांट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट ऑफ वॉर, ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड हो गया है जो कि विच कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस
the decision makers and army people and the soldiers, everybody, the trend of exciting towards a war, the rhetoric of creating a war, कि हाँ हाँ मजा आएगा, as if it's some kind of a bloody video game which is going on. ये एक बहुत disturbing trend है. And a lot of this thing, again, third point, I'm sorry if I'm extending by a minute. एक जो ये जो बॉयकॉट का जो तमाशा चला है, थैंक्स टू दैट वो क्या नाम है उसका, वांगचुक या क्या व्हाटएवर, सोनम वांगचुक. so this goes contrary to popular ways of handling conflicts. आजकल जो conflicts को handling का situation को handling का है, that is through engagement. One should think that even the president of United States went right up to North Korea to meet that guy, वो North Korea wala, because of a policy of engaging and not because of creating conflict or going into conflict. अगर हमने चाइना को का अगर टोटल आपने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया and all that, then boss, you are getting closer to a war. So also the belief these days is that a war cannot solve any problem. War creates more problems than it solves. तो ये जो youngster and आप लोगों की generation and even the overall society has to be persuaded to think wisely about going into a war. One has to be very smart. One has to be strategic कि काम भी हो जाए और कुछ किसी की बेचारे की जान भी नहीं जाए. We get started and we get excited on the strength of somebody losing lives there. किसी की life है वहाँ पे stake में. Whether it is a Chinese soldier or my own soldier, people are getting killed. Thank you. Yeah, Mr. Hari, you have been raising hand for a minute. Yes, yes, sir. So I just want to say that coming to authenticity of figures, तो it is not possible कि कोई वहाँ पे person रहे और report करता रहे कि Chinese side पे इतनी casualties हुई है, Indian side में इतनी casualties हुई है. So this is not a practical way और वो तुरंत possible नहीं होता है. So when stabilize होता है, things stabilize होते हैं, only at that time we come to know कि this was the actual figure. Because war में आपको actual figures मिलना it's really a tough job. Even reporters जो है उनको भी allow नहीं करते हैं उस zone में जाने के लिए. So reporters, only the official figures, whatever comes from the ground zero, उस पे ही हम लोग भरोसा कर सकते हैं. So media, we cannot rely on that, but yes, एक primary हमको information मिल जाएगा उसमें से कि हाँ अभी थोड़ा मामला गर्म है यहाँ पे उस type से. और yes, I do agree with Anuj sir regarding the war thing, but at the same time we should always avoid a war, but at the same time we should also like the war is not won by fighting the war. We have to win the war without fighting it. So diplomatically, strategically हमको कुछ ना कुछ करके we have to come out of the situation. So that's what I believe in that. अतुल सर प्लीज. हाँ, तो एक चाइनीज का ही एग्जांपल देता हूँ. चाइनीज के में क्या नाम, द आर्ट ऑफ वॉर लिखी किताब है चाइनीज ने, वो भी 2-3 हजार साल पहले. क्या नाम है, किसी को नाम याद होगा, द आर्ट ऑफ वॉर बाय दिस गाय. तो वॉर जो है ना, जैसा कि सर ने बोला कि वॉर अच्छी चीज नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. लेकिन पुराने जमाने में वॉर होती थी वेपन से, या कभी तलवार से, बाद में बंदूक से, फिर तोप से, फिर मिसाइल से. अभी जो वॉर होती है वैसी वॉर है ही नहीं. अभी की जो वॉर होती है मल्टी डायमेंशनल है. इकोनॉमिक वॉर होती है, साइकोलॉजिकल वॉर होती है, डिप्लोमेटिक वॉर होती है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं वॉर के. तो अभी जो चाइना के साथ जो हमारा वॉर चल रहा है, उस वॉर में वो बाकी वेपन ज्यादा यूजफुल है. तो मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि चाइना, आज हम लोग चाइना के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं सालों से, पर हमारा फोन से लेकर, लैपटॉप से लेकर, सॉफ्टवेयर से लेकर, एक एक चीज, हमारे इवन ब्रिजेस एंड टनल्स भी चाइना बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना के पास है. तो कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है. गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चाइना को एक्सक्लूड किया जाए. और रिसेंटली कुछ उन्होंने लॉ पास भी किया है कुछ महीनों पहले. और बट इंडिविजुअल, एज इंडिविजुअल हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए.
कि हमको जब फोन खरीदना हो, हमको कोई सप्लायर चूज करना हो, कोई वेंडर चूज करना हो, हमको सॉफ्टवेयर लेना हो, तो वी कैन ऑलवेज लुक एट इट कि हमारे पास कोई नॉन चाइनीज ऑप्शन है कि नहीं. दैट इज गोइंग टू हर्ट देम मोर देन एनीथिंग एल्स. आज चाइना की इकोनॉमी चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में उनका सामान बेच रहे हैं वो लोग, सस्ता और घटिया और अनरिलायबल. तो इवन इंडिया के हो सकता है बहुत सारे जो क्या कहते हैं अपने मध्य प्रदेश या ट्राइबल इलाका में जो बहुत सारे जो लड़ाइयाँ जो होती हैं इनके प्रति, नक्सल्स के प्रति, बहुत बार हमारे गन्स भी काम नहीं करते क्योंकि गन्स भी हमारे चाइनीज हैं. तो अगर हम अपने दुश्मन का ही बंदूक यूज करें, तोप यूज करें, तो फिर तो हमारा हाल खराब हो जाएगा. तो उस फील्ड में काफी चेंज करने की कोशिश की गई है कि या तो हम लोग इंडियन लोकल चीजें बनाएं या इंपोर्ट भी करें तो उनसे चूज करें. तो चाहे वो अमेरिका से करें, रशिया से करें. जब रिसेंटली चाहे अभी आज का न्यूज देख रहा था कि रशिया से हमारा पहले भी ऑर्डर था सुखोई और मिग लाने का, बट उसको एक्सपेडाइट करने के लिए बोला गया जल्दी से लाना. तो वॉर इज बैड in principle, but in reality we are in war and we are in war since many years already. बहुत सालों से हम लोग वॉर पे चल रहे थे. चाइना ने हमारा thanks to an idiot prime minister which we had, जवाहरलाल नेहरू, चाइना के पास हमारे जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा आज चाइना के पास है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उन पार्लियामेंट में दिया था. उन्होंने बताया था कि वो जो तिब्बत में और ये नहीं वहाँ पे लद्दाख, वहाँ पे हमारा एक घास का एक तिनका भी नहीं उगता है. मतलब कि सियाचिन में और बाकी जगह पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता है. तो वो जो एमपी थे, उनका नाम नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला कि पंडित जी घास का एक तिनका तो आपके सर पे भी नहीं उगता, तो आपका सर बेकार है क्या? तो मतलब दैट वाज द माइंडसेट जो हम लोग चल रहे थे. तो मेरे ख्याल से ये जो वॉर अगेंस्ट चाइना जो चल रहा है, बेस्ट थिंग अबाउट इज कि पूरी दुनिया आज इस बात को रियलाइज कर गई कि चाइना इज अ बुली. आज चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान जो कि चाइना का पड़ोसी है, तो जापान सबसे ज्यादा चाइना को भुगत चुका है. तो जापान, भारत, जर्मनी, पूरे यूरोप, पूरी दुनिया आज कोरोना के चलते चाइना के अगेंस्ट है. तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे तो जिनको डिफेंड करना करेंगे ही, पर जो लड़ाई जीतेंगे हम लोग, इकोनॉमिक वॉर जीतना ज्यादा जरूरी है. पूरी दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज ने, जापान ने बोला भी कि अब हमको चाइना के जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग वापस जापान में पुल करने के लिए पैसा खर्च करेंगे. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी कोशिश कर रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस. तो कल को इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए इकोनॉमिक वॉर में कि हम लोग इंडिया में आपको क्या चाहिए. अच्छा, एप्पल आपको आईफोन बनाने के लिए अब चाइना की जगह इंडिया में मैन्युफैक्चर करना, हम आपको जो चाहिए देंगे. सैमसंग ऑलरेडी इंडिया के साथ है, कोरिया और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है. बहुत सारे कंट्रीज के साथ और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है और बहुत सारी चल रही. बट एक अगेन है कि इमीडिएट नहीं होने वाला है. अगर आपको नशे की भी आदत है या शराब की आदत है तो रिकवरी पीरियड में टाइम लगता है. तो चाइना एक वायरस था, या चाइना एक नशा था, एक ड्रग्स था. उस ड्रग्स की आदत उसने डाल दी. अब हमें उस ड्रग से डी एडिक्ट होना है. तो एडिक्शन में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, उसका कॉस्ट भी होगा. बट आई थिंक वी शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू डी एडिक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम चाइना. यस नीरज प्लीज. यशल, सो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा जहां पे अनुज सर ने जो बात कही थी वॉर को लेके. एक बहुत ही फेमस बुक है, बुक का नाम है गेटिंग टू यस. इट्स अ बुक ऑन नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. आई वुड रिकमेंड ऑल द यंगस्टर्स कि इसको एक बार जब भी मौका मिले इसको जरूर पढ़ें. बहुत ही जरूरी है ये किताब, क्योंकि आप कभी ना कभी नहीं, हर टाइम मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगोशिएट करते होते हैं. आप किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप नेगोशिएट करते हैं. ये बुक फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1981 में और अभी इसका शायद 3rd एडिशन आ रहा है. पिछले 2011 में शायद आया था. मैंने इस बुक को 2-3 बार पढ़ा है एंड हाईली रिकमेंडेड. हमारा जो कल्चर है अभी जो चल रहा है बेसिकली, उसमें फोकस ऑन इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और पोजीशनिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है. तो इसमें इस बुक में कहीं वही है कि जो पीपल जो प्रॉब्लम के साथ अपने आप को उलझा लेते हैं, जैसा कि अनुज सर ने कहा, वांगचू वाला जो है उन्होंने एग्जांपल दिया. तो वी नीड टू सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, और एक्चुअल जो पोजीशनिंग है वो क्या होनी चाहिए उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है. और ये पर्टिकुलर बुक की जो थ्योरी है,
गेटिंग टू यस की, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो इसमें जो सिखाती है वो यही 3-4 चीजें सिखाती है। और ये जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन इसमें जो सिखाई गई है ये बहुत ज्यादा यूज होती है हर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी नेगोशिएशन होती हैं, और ज्यादा यूज होती है जहाँ पे हॉस्टेजेस बना के रख लिए जाते हैं लोग और वो कुछ डिमांड करते हैं पैसे वैसे के, वहां पे ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पिछले मतलब 40 साल से ये किताब हाईली रिकमेंडेड है उस तरह के केसेस के लिए। तो कमिंग बैक टू अनुज सर पॉइंट कि तमाशा बनाना बहुत आसान है लेकिन उसकी जरूरत इतनी नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, मशीनरी है, एक स्टेबलाइज सिस्टम है सब चीज को हैंडल करने का। आप अननेसेसरी तमाशा बना के चीजों को खराब ज्यादा करते हैं अच्छा करने की बजाय, और प्रॉब्लम से आपको इस तरह से लगाव करके बैठने की जरूरत नहीं है, पोजिशनिंग को समझने की ज्यादा जरूरत है। That's it from my side. Yeah. So I think Neeraj said a very valid point. ये तमाशा बना के कहीं ना कहीं ना स्ट्रेटेजी पहले ही बता दिया है कि मैं ये करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी आपने पहले बता दिया है तो आपने तो सामने वालों को वार्न कर दिया है ना कहीं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये है वो है। बट एनीवे तो उसमें और थोड़ा सा डिटेल डिगिंग करते हैं थोड़ा सा कि ये अभी जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है कि ये बॉयकॉट कर दो वो बॉयकॉट कर दो। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये चाइनीज सामान है तोड़ दो इसको, ये है वो है, ठीक है। फिर एक साइड एक और आता है कि कुछ फ्लैश सेल हुआ और तुरंत के तुरंत फोन बिक गए। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये एक डिवाइड क्रिएट कर रहा है ये सब चीज कि इंडिया में दो तरह का इंडिया है, राइट? काइंड ऑफ अ पैट्रियट एंड नॉन पैट्रियट इंडिया काइंड ऑफ, जो चाइनीज माल यूज कर रहा है या चाइनीज बिजनेस कर रहा है वर्सेस जो नहीं कर रहा है। तो ये जो this divide can be dangerous at times. Whenever we have divide, there is probably a problem. तो अभी इसको I don't know, जैसे ये मैं ये देखता हूँ लॉकडाउन 4 घंटे में इम्प्लीमेंट हो गया, तो कितना टाइम लगेगा गवर्नमेंट को सारी चाइनीज कंपनी को बैन करने में इंडिया में? तो एनीबडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस, ये क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट? मतलब लोगों के सहारे क्यों है कि लोग करेंगे, सीधा ऊपर से बैन हो जाए ना, खत्म, कहानी खत्म। जैसे चाइना ने गूगल बैन किया, फेसबुक बैन किया एक्सेट्रा, इंडिया भी बैन कर दे, खत्म। हाँ यस, हाँ अतुल सर बोलिए। नहीं इनको बोलने दीजिए। सेजल बोलो। हाँ बोलो सर ये तो ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट चला जाएगा ना, मतलब जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी 1991 के उसके अपोजिट चला जाएगा इफ गवर्नमेंट बैन करती है। बट इफ हम लोग खुद को विड्रॉ करते हैं बाय करने से तो मे बी वो चेंजेस, स्लाइट चेंजेस काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, या लेट्स सी एवरीवनस पॉइंट ऑफ व्यू। यस हाँ, तो आई एग्री विद सेजल की इंडिविजुअल लेवल पे बॉयकॉट वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन। क्यों हम लोग सरकार पे सब कुछ छोड़ दे तो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कंज्यूमर सबसे पावरफुल है। तो अगर लोगों ने कहा और उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, हमारे लिए इजी है कि एक चाइनीज फोन या चाइनीज खिलौना, चाइनीज कपड़े खरीदना वो सस्ता है, लेकिन और उसका ऑल्टरनेट ले रहे हैं तो महंगा पड़ रहा है। तो प्राइसेस टू वे हम लोग को केवल वोट से नहीं, हमको अपने वैलेट से भी वॉर लड़ना होता है। तो हमने जिसको भी किसी इनकरेज करना चाहते हैं हम लोग लोकल इकोनॉमी को, तो अपने लोकल लोगों की चीजें खरीदें, चाइनीज को नहीं खरीदें। बदले में ऑप्शंस हैं, आजकल हर चीज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको कोरियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको वियतनामीज मिल जाएगा और लोकल भी इंडियन मिल जाएगा। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट के जो एंटिटीज हैं, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी है या जितने भी पावर की कंपनी है, उनको ये काम तो करना पड़ेगा कि वो लोग बहुत सारे, कुछ न्यूज भी आया था कुछ दिन पहले कि एक बहुत बड़ा ब्रिज और टनल और हाईवे जो बन रहा है यूपी में भी और बाकी जगह पे, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? चाइनीज कंपनी को। तो वो काम तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि आप किसी एनिमी कंट्री के साथ उनको प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हो। बट एक बार उसमें WTO का एक चैलेंज आएगा कि आप कोई भी इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं कर सकते हो। आप व्हाट ऑल गवर्नमेंट कैन डू इज कि कानून को ऐसा बनाए या मेक इट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ऐसा करें कि हम लोग लोकल एंगल, जैसे कि इंडिया ने यूएस के साथ भी ये किया था नेगोशिएशन कि आपका प्रोडक्ट हम यहाँ पे इंडिया में तभी हम करेंगे
कि आप मेक इन इंडिया, आप इंडिया में भी उसका उतना पार्ट मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चाहिए। चाहे आपका हम फाइटर प्लेन खरीदेंगे, टैंक खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, बट इतना कंपोनेंट उसका इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। ये इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की कंपनी करती है, जर्मनी करती है, जापान करता है, पूरा वर्ल्ड करता है। हम ही लोग थोड़े, इंडियन लोग थोड़े इमोशनल फूल होते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, और हम लोग ने अचानक, जो सेजल ने बोला था कि 91 में लिबरलाइजेशन 91 में स्टार्ट हुआ, तो उस समय हम लोग का केवल ये स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक लिबरेशन, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली बैंक्रप्सी के पास थे। अगर हमारे पास पैसा कर्ज चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं थे, तो इंडिया को ओपन करना पड़ा था मजबूरी में। बट लास्ट 30 साल में काफी इवॉल्व हो चुका है इंडियन इकोनॉमी। एक काम हम लोगों ने नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, लास्ट 5-7 साल पहले। अभी तक हम लोग प्योरली सॉफ्टवेयर पे बेस्ड थे, तो हमारे पास पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग कंपोनेंट पीस बना रहे हैं। बट सारा जो कंपोनेंट अल्टीमेटली आज चाइना में बन रहा है या यूरोप में बन रहा है। जैसे यूरोपियन कार मान लीजिए आप, BMW ले लीजिए, चाहे मर्सिडीज ले लीजिए, चाहे इवन अमेरिका की टेस्ला भी ले लीजिए, तो एक लोकल कंपोनेंट का पार्ट ज्यादातर कंट्रीज लगा देती है। अगर आपको हमारे कंट्री में आपको बेचना है, तो आपको हमारे कंट्री में भी आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा हमारे कंट्री के कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे, लोकल वेंडर्स यूज करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज भी कभी कभी लोग करते हैं। एंड आई थिंक नथिंग रॉन्ग विद दैट, सारे लोग करते हैं, एंड ये करना भी चाहिए। यस मिस्टर हरी, बताइए। यस, मैं यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर, कमिंग टू सॉफ्टवेयर, नो डाउट हम लोग काफी आगे हैं, and companies like TCS, they are writing the rules for big financial hubs in US like Goldman Sachs. तो उनके जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उनका जो बैक एंड प्रोसेसिंग है, वो सब इंडियन कंपनी TCS करती है। सो इट इज वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस। बट जब हम मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस में आते हैं, सो वी आर लैगिंग वे मच बिहाइंड फ्रॉम our any other counterparts, क्योंकि I was a part of in a company, I was in a company like Uni Automation, where we used to manufacture some sensors for aircrafts and missiles. So I used to visit this HAL, Hindustan Aeronautic Limited. तो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि why we are always importing the fighter jets, कि हमारे पास बहुत कम इनबिल्ट फाइटर जेट्स होते हैं, ओनली फ्यू आर देयर लाइक तेजस और दैट आर बिल्ट इन इंडिया, बट मोस्ट ऑफ देम आर जैसे फ्रांस से हम लोग लेके आते हैं या रशिया से लेते हैं मिराज। सो दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो बेसिकली ये है कि एक बार इंडिया के लोगों को, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद ऐसी मेंटालिटी हो जाती है कि चलता है, मींस व्हाटएवर डेडलाइंस है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि HAL के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, दे आर रनिंग 10 years बैक। लाइक जो चीज आपको 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी, वो आपको मींस जो आज आपको मिल रही है चीज, वो आपको 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी। सो इससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इज अपडेटिंग, एंड जो हमारे जो बाकी के कंट्रीज है, दे आर ऑलरेडी वे अहेड फ्रॉम रिलेटेड टू दिस फाइटर जेट्स बोलो या किसी भी टाइप का टैंक बोलो। सो यहाँ पे हम लोग बहुत लैग करते हैं, और जब हम उनसे जानने की कोशिश करें अगर, सो दे से दैट फंडिंग इज नॉट प्रॉपर, वी डोंट हैव रिसर्च फैसिलिटी प्रॉपर। सो ये चीज हमको एक देखना चाहिए कि वी शुड हैव समथिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए बहुत अच्छा तगड़ा, जो then and only we can do something like challenging, like we can win the war with China in that case. और हरी जी, just I want to add one quick point on that कि मेक इन इंडिया पे बहुत बात हो गई, बट मेक इन इंडिया के अलावा रिसर्च इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस पे इंडिया ने काफी लेट से कोशिश किया है। यस राइट सर, वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि रिसर्च के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो आइदर द गवर्नमेंट और द पीपल, they both of them, there is some lack of initiative, because of which आज तक हमारे पास वो रिसर्च लैब्स और वो सब फैसिलिटीज या खुद का हमारे पास टैलेंट बहुत है, वी कैन डू मेनी थिंग्स, बट उसको जो
upbring करना है, वो हमारे पास नहीं है. जो whatever seeds are there, उनको बड़ा होने के लिए, grow करने के लिए जो हमारे पास motivation या lab या facilities होनी चाहिए थी, that is very less. ISRO, no doubt, ISRO ने बहुत अच्छा किया है, because the salary what they get is also very less, but still they are doing very good job, ISRO. But only ISRO is there that is doing good job in when coming to this missiles and aerodynamics. Baki BDL, then वो again भी है, HL, जैसे कि these are all lagging सुपर behind. तो हरि जी, जैसे सुपर कंप्यूटर जो बनाया इंडिया ने, तो चाहे यूएस ने मना कर दिया नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया ने बनाया. तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर बना, मच चीपर कॉस्ट, सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग. तो बहुत बार ऐसा हुआ है ना इंडिया में कि जिस चीज को अमेरिका ने या किसी बाहर की कंट्री ने टेक्नोलॉजी मना कर दिया देने के, तो उस चीज में खुद से बना लिया. तो आपने इसरो का एग्जांपल दिया, बेस्ट एग्जांपल है कि मंगलयान का लॉन्च करने का कॉस्ट वाज चीपर देन द मंगलयान जो फिल्म, जो यूएस ने जो फिल्म बनाई अपोलो 13 वगैरह. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है. फार्मा में भी हम लोग आज चाइना से बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट और मैन पावर है ना कि हम लोग जब चाहें अगर कोशिश करें तो वी कैन बिकम द रियल. आज कोविड-19 में फार्मा में हमारा डोमिनेंस मुझे दिखा भी कि पूरी दुनिया को दवा, अमेरिका भी हो, इवन चाइना को भी भारत से दवा लेनी पड़ी कोविड-19 के समय. Right. Yes, Priti ma'am wants to say something. Please, ma'am. You have to unmute yourself. Yes, मतलब हमने जितनी भी मैंने मीडिया में डिस्कशंस देखी हैं या जो भी है, the anger is on China. तो क्या सही है? मतलब देखिए, बॉर्डर पे whatever they are doing, that is unethical probably. So leave that part. But जो मूवमेंट चल रही है, तो वो मूवमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हमारे यंगस्टर्स they should ask for better to make businesses easy, to get the raw material at cheaper prices. तो मूवमेंट्स उस तरह से नहीं होनी चाहिए. हम एज यंगस्टर्स हम नेगेटिव साइड पे क्यों जा रहे हैं? ये तो वही बात होगी ना कि अगर क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आया है और दूसरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो उसका पिता उसको ये बोलता है कि उसका बाप उसको ज्यादा पढ़ाता है इसीलिए उसके नंबर कम आए हैं, मूवी नहीं देखने देता इसीलिए नंबर कम आए हैं. मतलब ऐसा हमारी थॉट प्रोसेस थोड़ी उस तरह से चैलेंज हमें अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहिए. So you were saying we should make ourselves better, not focus on boycotting. China has earned it. नहीं प्रीति जी, क्लास में कोई लड़का मुझसे ज्यादा किसी पेरेंट को लगे कि मेरे पड़ोसी का बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपने बच्चे को बोलेंगे और मेहनत करो जो करो. लेकिन क्लास में कोई एक बच्चा चीटिंग करके आगे बढ़ रहा है, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चीट है. और चाइना जो भी ज्यादा किया है, मेहनत तो है लेकिन चीटिंग ज्यादा है. तो चीटिंग के अगेंस्ट तो बोलेंगे ना कि नहीं वो चाइना वो चीट है, उसको चीट से थोड़ा बच करो. मतलब बाकी किसी ने चीटिंग नहीं की. इंडिया में कोई चीटिंग नहीं करता, यूएस में कोई चीटिंग नहीं करता, उसने थोड़ी ज्यादा चीटिंग की. मैंने कहा कि एक चीटिंग का डॉक्टरेट है, पीएचडी चीटिंग में क्या है, और दूसरे बाकी लोग चीटिंग अभी सीख भी नहीं पा रहे थे. Okay. I think Atul ji, while they are same, it's not that they are different. No, we are. I think I understand what you said. Yes, Anush sir, please आप बताइए. See, basically, we need to look at things in a very objective manner. When we discuss China, in India, we are, it's very disturbing to be living in false pride. A war-like situation, and I'm not calling it a war. It is a war-like situation, and God forbid it should not escalate into a war. But let's use this opportunity to look at ourselves in a more incisive way. And that is exactly what Preeti is also trying to say, that let us forget China, let's look at ourselves. And when you look at China, we can never, and मैं आपको बता रहा हूँ, and I was into electronics in the sense so many years back. When I was just in class 12th, I used to manufacture electronic kits. You won't believe it, and I'm talking of the year 1983.
मैं दरियागंज से जाके एक सरदार जी कैसे उस टाइम पे मेरे को कहीं नहीं मिलता था इंडिया के बने हुए ट्रांजिस्टर्स, एंड आई रिमेम्बर द वैल्यू 2N610 which was also called AC128। वो सिर्फ मुझे चाइना का सरदार जी वो चाइना से लेके मेरे को पूरे पूरे मुट्ठी भर भर के ट्रांजिस्टर देते थे which I used to। So China is not a creation of yesterday. China has been doing that. It has become very big. And trust me, and I'm telling you my own thing, despite having been so much interested in all this, I never looked towards China because I had no respect for China. Because China is a dictatorship and dictatorships are different. I don't have any respect for that. But मेरी respect से कोई फर्क नहीं पड़ा. China has become too big for us. So let's look inside and see how can we change the whole thing and become as strong as China, and then we should fight it out, and जो भी करना है चाइना खुद समझ जाएगा, चाइना खुद भाग जाए। आज वो आंख दिखाने आया है because he knows that we are in a dire situation. China cannot be ignored. ये वो अलग बात है। Luckily for us, Mr. Trump is going to settle China in the next 1 or 2 months. China का हवा निकाल देंगे. That is very lucky for us. But left to itself, China, and again I'm drawing from what Hari or Neeraj was saying, that it is a negotiation tactic which China is using. So there is a lot of strategy. China is not looking forward to capture Delhi and all those things. It's a negotiation strategy, but it is a very good opportunity for us to better our game, our own game in economy, and our own, the whole thing. We have to make it ourselves stronger. एक क्वेश्चन था अतुल जी, आई वांटेड टू आस्क कि ये चाइना की एयरफोर्स कैसी है? डू दे मेक देयर ओन प्लेन्स वगैरह? इनके पास आर दे सो एडवांस्ड? तो चाइना की एयरफोर्स ठीक ठाक है, इक्विपमेंट काफी अच्छा है, उनके एयरप्लेन्स वगैरह अच्छे हैं। किसके खुद बनाते हैं क्या? हाँ, लेकिन दे आर गुड, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट होंगे। चाइना ने काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम है कि चाइना के पायलट्स अच्छे नहीं है, चाइना के सैनिक अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना का पूरा जनरेशन जो है ना, वो जबरदस्ती आर्मी में उनको 2 साल काम करना पड़ता है। और चाइना जो है, लड़ाई उसने लड़ा नहीं है। लास्ट कितने सालों से चाइना ने कोई लड़ाई लड़ा नहीं है। लास्ट अरे विशाल, इनके प्रीति जी क्या से डॉग की बहुत आवाज आ रही है, वो म्यूट कर दो। या सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि चाइना के पास मिलिट्री इक्विपमेंट काफी एडवांस है, काफी आगे है। दे आर वेरी वेरी अहेड। पैसा भी ज्यादा है, उनका जो एनुअल बजट भी है मिलिट्री का काफी ज्यादा है, इंडिया से मेनी टाइम्स ज्यादा है। लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा फेटल वीकनेस है, जिसके चलते चाइना लड़ाई कर ही नहीं सकता किसी से, और आज तक लड़ाई जीता भी नहीं है। चाइना ने लड़ाई जीता ही नहीं लास्ट कितने सालों में। वियतनाम जैसे छोटे देश ने चाइना को हरा दिया, और बाकी भी चाइना घिरा हुआ है अपने पड़ोसी जितने भी चाइना को। नोबडी लाइक्स चाइना। चाइना के बहुत सारे वीक स्पॉट्स हैं जिसको कि इंडिया काफी अच्छे से यूज कर रहा है। आज ताइवान में आपने वो देखा होगा जो काफी वायरल चल रहा था कि ताइवान ने बोला वो कि राम को बोल रहा है कि इस राक्षस को वध करो। तो चाइना के दुश्मन बहुत हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, चाहे वो जो साउथ चाइना सी में जैसे कि यूएस ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, न्यूक्लियर वाला सबसे बड़े वाले जो 3 इनके, वो चाइना यूएस ने भेज दिया। बट वो अकेला काफी नहीं है, उधर साथ में उधर ताइवान भी चाइना को डरा रहा है, उधर साथ में बाकी जो चाइना के जो राइवल्स हैं या दुश्मन है वो भी डरा रहे हैं। तो अकेले लेने से फायदा नहीं है, केवल यूएस के भरोसा करने। यूएस को भी आज पैसा, अल्टीमेटली ट्रम्प को जहां पैसा दिखेगा वो बदल सकता है। हमको अलायंस बनाने की जरूरत है, वही इंडिया अच्छे से कर रहा है। इंडिया ने एक अलायंस बना लिया है वर्ल्ड में, और उसमें कोविड-19 का बहुत बड़ा रोल है। पूरे दुनिया हर फिल्म में होता है ना कि एक विलन चाहिए होता है, तो हर आदमी को इंडिया के लिए पाकिस्तान पहले विलन था, पाकिस्तान के लिए इंडिया विलन है, चाइना तो अलग रोल में था। लेकिन अभी क्या हो गया, कोविड-19 के चलते चाइना ने इस फिल्म का, इस डॉक्यूमेंट्री का चीफ विलेन का रोल खुद से ले लिया। कोविड-19 के पूरे दुनिया में चाइना के अगेंस्ट सेंटिमेंट बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई है। इकोनॉमीज बंद हो गई है, लोगों की नौकरी चली गई है, लाखों लोगों की, और हजारों की लाशें जब दिखती है ना लोगों को, चाहे वो इटली में हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज में या बाकी दुनिया में, तो वो लाशों से जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ा कंट्रीज में ना, तो बहुत गुस्सा है लोगों में चाइना के प्रति, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो
पब्लिक से गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट तो अपने मीडिया से जो करना चाहे, बट पब्लिक सेंटिमेंट काफी अगेंस्ट है चाइना के। तो अगर इस मौके का इंडिया अगर यूज करे, अच्छे से अगर यूज करे वॉर स्ट्रेटजी, या जो चाइनीज कहीं जो थे कि द आर्ट ऑफ वॉर अच्छे से यूज करे, या नीरज ने जो बोला कि पर्सुएशन वाली स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करे, तो इंडिया कैन विन द वॉर। ये फिजिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गोली बंदूक चलाने की जरूरत है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, उस तरह के वॉर करने की जरूरत है। और बॉर्डर पे तो चल रहा हो तो चलेगा ही। मेरे बहुत सारे स्कूल के सीनियर्स हैं, वो सियाचिन से लेके हर जगह पोस्टेड है। मुझे पता है कुछ ना कुछ जानने में स्कूलमेट्स की, सीनियर्स की जाने वाली है। लेकिन वो तो बॉर्डर पे जो प्राइस है वो तो पे कर, they have chosen to do that। लेकिन ये जो इकोनॉमिक वॉर है ना, वो ज्यादा जरूरी है। जितना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आई थिंक ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। Yes, नीरज। तो क्या हम रेडी हैं? तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा विशाल, साइकोलॉजी ऑफ वॉर जो चाइना का मतलब रहता है इंडिया में, जैसे हम चाणक्य को बहुत मानते हैं कि उन्होंने, चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले, 1800 साल पहले ऐसा बोला था। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन है चाइनीज हिस्ट्री में, उनका नाम है सुन जू, जो कि 500 बीसी के अराउंड चाइना में हुए हैं। उनको चाइना का चाणक्य माना जाता है, एंड स्पेशली फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजी उनकी बहुत सारी, ही वाज नॉट ओनली अ मिलिट्री जनरल बट उन्होंने बहुत सारा लिखा भी है, मतलब फिलॉसफी और इन सब चीजों पे। तो उनको बहुत फॉलो किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो न्यू चाइना का जो ये कम्युनिज्म वाला सारा कैसे फॉलो होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी, वो वहीं से डेराइव होता है। तो सुंजू के बारे में एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा। उनको किसी मतलब जो उस टाइम पे उनके जो राजा थे, उन्होंने कुछ कहा कि आप मिलिट्री जनरल हैं, लीडर हैं, तो आप कैसे लोगों को अपनी बात मनवाते हैं, फॉलो कराते हैं, वो मुझे बताओ एक बार। तो उन्होंने कुछ, राजा ने बोला कि ये 180 लेडीज हैं और इनको आप कैसे अपनी बात मनवाएंगे। तो उन्होंने उन 2 ग्रुप्स में बांट दिया और दोनों ग्रुप की एक एक लीडर बना दी, और उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किए कि जैसे दाएं चल बाएं चल वाले जो होते हैं मिलिट्री के, तो वो सब लेडीज हंसने लगी जोर जोर से, और बाकी जो कोर्टियर्स थे वो भी हंसने लगे। तो उसने फिर से वार्न किया कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो, और लीडर्स की ये यहाँ पे लीडर्स को मैं बोलता हूँ कि वो अपनी टीम्स को बोले कि ये सारी चीजें माननी है और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ वैसे ही चलें। उन्होंने फिर 2-3 बार ऑर्डर किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वही उसी हंसी मजाक में सब वो लेते रहे। तो सुंजू ने क्या किया, वो आगे बढ़े, जो उन्होंने दोनों टीम्स की लीडर को चूज किया था उनको उन्होंने जाके दोनों के सर काट दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं दूसरे नए लीडर्स अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा। तो तुरंत ऑर्डर फॉलो होने शुरू हो गए। तो सुंजू की थ्योरी ये है कि आपको जरूरी नहीं है अपनी बातें मनवाने के लिए बड़े युद्ध लड़ने हैं या बहुत ज्यादा लोगों को मारना है या कुछ ऐसा करना है। आप आपके अगेंस्ट जो लीडरशिप में लोग हैं, आप उनको डराइए, धमकाइए या उनको खत्म कीजिए, बाकी मतलब वो होता है ना कि आप पैर पटकिए, 4 लोग आराम से सीधे हो जाएंगे। तो अभी जो कोविड एरा के बाद जो सिचुएशन बनी है, कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत आगे उठा के उसमें पेश किया जा रहा है हर तरीके से, बीट राइवल टू चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बीट मतलब कौन चाइना को रिप्लेस कर सकता है टेक्नोलॉजिकली या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या जो भी आप कहिए। और दूसरा जो साउथ एशिया में जो सिचुएशन है उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया लीड कर रहा है। तो चाइना का जो ये सारा जो अभी चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट, जो उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया है, तो दूसरी साइड अगर हम बात करें पोस्ट कोविड वर्ल्ड की, तो ऑर्डर्स बदलने वाले हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। तो चाइना को सबसे बड़ा अभी जो राइवल दिख रहा है वो ये है कि इंडिया बड़ा लीडर बना फिर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी हम कुछ बोलते हैं तो इंडिया बीच में खड़ा होता है। इंडिया बोल रहा है कि मेरे अंडर कमेटी बनाओ और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये क्या हुआ था, कोरोना कैसे हुआ। तो ये सारी वो वहीं से वहां टैक्टिक ड्राइव होती है कि पहले इंडिया की गर्दन दबाओ, ठीक है, अगर इंडिया को हमने सीधा कर दिया तो ताइवान वाइवान और ये हांगकांग प्रोटेस्ट वगैरह तो वैसे ही चुप बैठ जाएंगे। यस प्रीति मैम, बताइए। पर क्या हम रेडी हैं चाइना के साथ ट्रेड वॉर या सिविल वॉर या कोई भी वॉर करने के? मतलब अगर हम ये
Sorry, बोलिए sir. मैं Are we ready? मैं Yeah, Mr. Hari can add. Yes. मैं बताइए, या are we मैं ready? एक ऐड करता हूँ यहाँ पे कि हमारे रेडी होने या नहीं होने से नहीं फर्क पड़ेगा. When they are attacking, we have to counter attack. और आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म्स कि अगर वो अटैक कर रहे हैं तो हमें काउंटर अटैक करना है. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वी न्यू दैट पाकिस्तान डजंट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अस. आज की डेट में क्या हम इस सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के लिए करने के लिए रेडी हैं? मतलब मैं बॉर्डर के सर्जिकल स्ट्राइक पे मैं जल्दी से आना चाहूंगा. Surgical strike was done against terrorists. Surgical strike cannot be used here. This word cannot be used here because surgical strike was done against terrorists, not against any military or a government-sponsored body. I agree. Something similar. I mean, it was just a way of saying it. I mean, just try. Something similar. Yeah, Pakistan ke liye. Are we ready to strike back? Again, China in a similar way. Maybe the terminology is our I absolutely apologize for that. War ke liye bhi ready. मतलब equipped enough. मैं कुछ बोलूं? Mr. Hari wants to. Yeah, Hari जो बोलिए. Hari जी. Yes. मैं I'll just say some few points. कि trade war is already there between US and China. और that is already affecting China. और इंडिया ने अभी तक कदम नहीं उठाए because we are the nearest neighbor of China. So it is not favorable to do some kind of extreme trade steps like dumping duty. पहले हुआ करता था. First we did had anti-dumping duties, everything, सब कुछ था जगह पे. But then हमारी जो governments है, political parties है, business houses है, so based on that like profiting और वो सब चीज करते करते हम लोग ये सब हटा दिए धीरे धीरे. So now when I was in Bangalore before demonetization, there is a very big like electronic market in Bangalore. So वहाँ पे पूरा the entire market is flooded with Chinese electronics. So it is without bill and no warranty, no guarantee. But the entire collection from that single market would be around 1 to 2 crores per day. So after demonetization, that is totally stopped because GST has become compulsory और बहुत से कुछ changes अभी आने शुरू हुए. So definitely we are doing our whatever things are there. लेकिन हम since they are our neighbors, we are not immediately putting any action. और military के terms पे देखा जाए तो in nowhere we are less than Chinese. And जो Chinese aircraft की बात आई, so yes, they have a more number of aircrafts than us, but उनका जो technology है, it is not that reliable. It is not that rugged or that reliable. Latest उनके पास कुछ भी नहीं है. Whatever is there developed जो पहले से उनके पास था, वही वो लोग use कर रहे हैं. और coming to fighter jets, fighter aircrafts, so US has a very good like Raptor करके उनका एक fighter plane है. So it is heavily like बहुत secret रखा है उसका, और उसका जो है all the parts are heavily taxes, duties, सब कुछ लगा के they are not ready to give it to anyone else. So that is the only plus point now US is having. So उनके जो कुछ fighter jets होते हैं, advanced fighter jets, they don't even share the most of the features or maybe this उनको कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज वो नहीं शेयर करते अपने किसी और कंट्री के साथ. So that is one thing. And we have some Rafales और Sukhoi, ये सब जो planes है, that is because of our joint work with French army, French Air Force and this Russian Air Force. So वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिजिनस तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. So this is what. So anyway, like war, immediate war won't be a solution, but still we have to fight back. That is what
I will say. So if I would like to complete the thought कि war declare करना की जरूरत नहीं है, जो प्रीति ने बोला कि war की जरूरत ही नहीं है. मेरे टीम में when I was working for a software company, तो one of the best person in my team was a Chinese guy. वो बहुत ही जो काम लेता था करके देता था, बाकी सारे देसी लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते थे, but I know कि I could count on him, क्योंकि but exception था वो. लेकिन वहाँ वॉर करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वॉर ऑलरेडी है. ट्रेड वॉर चाइना के साथ, वॉर अमेरिका का जैसे बताया हरी जी ने कि वॉर ऑलरेडी उनका चल रहा है, और मिलिट्री लाइफ भी यूएस ने अपने 3 बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर डाल दिए हैं. चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है इंडिया ने ऑफिशियली नहीं किया है. दिस इज अ गुड थिंग, स्मार्ट थिंग टू डू. इंडिया के कंज्यूमर्स, इंडिया की पॉपुलेशन, उनको मैं बोल रहा हूँ, और दैट इज वेयर द गवर्नमेंट अवेयरनेस कर सकती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस कर सकती है कि उनको अपने हैबिट्स को अपने पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आपको चाउमीन खाना है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है. आपको चाइनीज फूड पसंद है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है. वो चाइना का पेटेंट नहीं, कॉपीराइट नहीं है. आप बनाइए, अपने हिसाब से बनाइएगा, किसी चाइनीज से मत खरीदिए. आपको जो भी कर सकते हो, कपड़ा खरीदते समय आप टैग देख लीजिए कि उस पे कहाँ मेड इन, कहाँ है मेड इन. जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, आजकल टैग आ जाता है. कोई चाहे वो जरा का क्लोथिंग हो, चाहे मेसीज का हो, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, सब में वो दिखा होते हैं कहाँ का मेड इन है. तो दैट टाइप ऑफ डिसीजन एंड अवेयरनेस कैन बी डन बाय पॉपुलेशन, एंड उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं. दैट कैन बी डन बाय पीपल ऑफ द कंट्री. एंड उसके पीछे मीडिया कैंपेन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है. सोशल मीडिया करे, कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट ऑफिशियली से कि बॉयकॉट चाइना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली, इट कैन श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन करते समय दे कैन मेक दोस लॉज एंड क्लॉजेस कि चाइनीज लोगों को थोड़ा कम दे, एंड दैट्स द बेस्ट गवर्नमेंट कैन डू. बट गवर्नमेंट कैन नॉट इमीडिएटली से कि बॉयकॉट चाइना ऑफिशियली. नो, मोदी कांट से दैट, एंड ही विल नॉट, आई गेस. लेकिन इंडिविजुअल्स कर सकते हैं. कंपनीज भी नहीं बोलेंगे कि चाइना को बॉयकॉट करो. कंपनीज के भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है चाइना के साथ. कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो, हार्डवेयर कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सब चाइना से इतने ज्यादा इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि सबका सप्लाई चेन में चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. लेकिन उसको धीरे धीरे क्या कहते हैं, आप सिक्कर से बंधे भी हो ना. एक कहानी बताता हूँ नीरज जी की तरफ से. एक शेर था, तो उसको शेर को बांध के रखा हुआ था. बाद में क्या किया गया कि और उस जब सिक्कर में है तो उसको पता है, ये शेर नहीं, हाथी का एग्जाम्पल था. हाथी बंधा हुआ है, उसको पता था कि वो हिला नहीं सकता, काफी मजबूत थे. बट बाद में जब उसको आदत लग गई कि वो हिल ही नहीं सकता है, बाद में सिक्कर हटा भी देगा तो हाथी हिला नहीं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल चुका था कि मैं तो इसको हिला नहीं सकता हूँ. वही हो गया हम लोगों के साथ. ये ट्रेनिंग दी गई है, साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग कर दिया गया है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते चाइना के बिना. नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग छोड़ सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है. जापान ने बहुत कोशिश किया है, बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा किया है पास में. वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे जापानी लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, केवल जापानी यूज करेंगे. बहुत सारे कंट्रीज ने किया है, इंडिया भी कर सकता है, बट एट ए इंडिविजुअल लेवल, एट ए पर्सनल लेवल, एट ए सोसाइटी लेवल. गवर्नमेंट नहीं. गवर्नमेंट कैन ओनली कैन नॉट से कि बॉयकॉट चाइना, क्योंकि उस पर WTO के रूल है, इंटरनेशनल बहुत सारी चीजें. तो गवर्नमेंट कैन नॉट बॉयकॉट इकोनॉमिकली, publicly. Economically, government can, individuals can, and society can. Atul ji, I have a question. We have been talking about trade war, etc. So, कितना? How much is the means trade differential? कितना है? Anybody having numbers here? 52 बिलियन है सर. अभी 52 बिलियन का डिफरेंस है. मीन्स हमारा सामान नहीं जाता उधर से 60 बिलियन आता है, हमारा 8 बिलियन के आसपास जाता है. Oh God, 50 बिलियन. मोर देन 50 है वो फिगर. तो उसके लिए सर मतलब कि कितना गुना है, मतलब 8 into 7, मतलब 7 से 8 गुना हमारा इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट 1/8 है. तो लाइक लेकिन इन एनी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह, कुछ बायलैटरल जो ट्रेड ट्रीटीज होती हैं, उसमें there are means and mechanisms to reduce those. तो हम लोग भी करते होंगे ना. We must be negotiating कि भाई तुम्हें हमसे लेना पड़ेगा and all that. तो वो नहीं, that how come that is failing? हाँ, तो अनुज जी, प्रॉब्लम क्या था ना कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो इंडियंस के द्वारा नहीं चल रही थी. उसमें चाइना के सपोर्टर या जो पर्सनल, बेसिकली उनका पर्सनल इंटरेस्ट था. ये बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस IAS ब्यूरोक्रेट्स
बहुत सारे लोग हैं, उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था, उनका पर्सनल इसमें स्टेक था, तो उसमें काफी भ्रष्टाचार था। तो ये जो बायलैटरल ट्रेड वगैरह भी तो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स करते हैं ना, तो उन लोगों ने पैसा खा के उनको अनफेवरेबल टर्म साइन किया। एक तो वो था, दूसरा कि अवेयरनेस भी नहीं था। अब थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, तो इंडिया थोड़ा हार्ड नेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे फेवर में नहीं हुआ। बट अभी तो इंडिया पिछले सालों से ये अगेंस्ट इंडिया बायलैटरल ट्रेड साइन किए जा रहा था। नहीं, सर मैं बहुत but सारे ऐसे सरदारों को Neeraj, is there any website where this information might be available on the balance of trade situation between India and China in numbers? श्योर सर, आई कैन शेयर दैट। गवर्नमेंट की भी वेबसाइट हैं और प्राइवेट रिसर्च भी बहुत होती हैं इसके अराउंड, इंडिया चाइना ट्रेड के अराउंड। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं बहुत सारे सरदारों को जानता हूँ यहाँ मायापुरी दिल्ली में, जिनकी फैक्ट्रियां थी आज से 10-12 साल पहले। उनके लड़कों ने चाइना में जाके चाइनीज सीख के फैक्ट्री खोल के वहां से इंडिया में माल भेजते हैं। मायापुरी में उनकी फैक्ट्रीज पे ताले पड़े हुए हैं, जंग खा गए हैं और वो शिफ्ट कर गए हैं चाइना में। अरे दूर क्यों जाते हो? मैं बताऊं ना, उषा श्रीराम जिसका अपन लोग गीजर और ये पंप्स खरीदते हैं, इवन कन्वेक्टर्स होते हैं, हीट कन्वेक्टर्स जो घर के रूम कन्वेक्टर्स, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन देयर कंपनी which is all on the website. You'll find out they have a factory in China. They do it. Usha Shriram. Yeah, that is a Delhi company which is having its factory in China. There are many such companies. My family is a live example. We were manufacturing in India furniture for years. So once China का influence ज़्यादा हो गया, furniture पे duties कम हो गई, so no one was buying. They were also China में, तो इससे better quality से अच्छा easily import हो जाता है, brands हैं, so we are not buying from them. So 20 years back we moved to China, but anyway we are withdrawing, like we started withdrawing some years back, but yes, still there is no demand. People still want China's products. We get queries today also, we get queries कि हाँ ये चाइना कब खुलेगा, हमें अपना घर कंप्लीट करना है। Yes, Ankit. We can extend today for 5 minutes. Yeah, बोलो. Yeah, right. So अभी जिससे बात चल रही थी दो चीज के ऊपर, ट्रेड, क्या हम लोग ट्रेड में चाइना के बराबर है कि नहीं, और क्या हम लोग वॉर में चाइना के बराबर है कि नहीं। डेफिनेटली, फ्रैंकली एंड प्रैक्टिकली एवरीवन नोस कि ट्रेड में तो अभी हम लोग काफी इम्प्रूव हमने किया है, बट वी आर नॉट ऑन द सेम पेज विद चाइना। नंबर 2, बात रही मिलिट्री की, तो 1962 में भी जो वॉर हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो वहाँ तब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा था एंड वो वॉर हम आसानी से जीत जाते हैं। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि वो वॉर में हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज था। बट एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन हमारी तरफ से ये हुआ था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि चाइना का जो एयरफोर्स है वो बहुत हेविली ये है, काफी ज्यादा नंबर्स में है, एंड इनफैक्ट उस टाइम पे हमारा जो एयरफोर्स था वो चाइना के एयरफोर्स से बहुत ज्यादा एडवांस था। बट यहाँ के गवर्नमेंट ने थोड़ा मिसकैलकुलेट कर लिया था और उन्होंने अपना एयरफोर्स उतारा नहीं था। तो हमने जब भी बात की है वॉरफेयर की, तो हमारा इंडियन एयरफोर्स ने काफी, पाकिस्तान के टाइम पे भी जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे भी हमारे एयरफोर्स की वजह से वहाँ के लोगों ने अपना टैंक छोड़ के भागा था। और सेम चीज चाइना के साथ गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया, फिर उनका इंटेलिजेंस जो था वो गलत हो गया कि चाइना का जो एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसके वजह से हमने उतारा ही नहीं। अगर उस टाइम पे हमारा इंडियन एयरफोर्स उतर जाता और हमने हमारा जो गवर्नमेंट ने एक फ्रंट पे बोला था कि आप सरेंडर कर दो, इंडियन आर्मी को बोला था, अगर वो चीज नहीं होती और एयरफोर्स उतार देते तो शायद आज 1962 का केस ही नहीं होता। हम लोग ने जो बहुत बुरा तरीके से हारा, और अभी भी लाइक यू नो वी नो दैट वी वोंट बी एबल टू कोप अप विद द चाइनीज मिलिट्री, बट बिलीव मी अभी के टाइम पे जो डिप्लोमेसी है इंडिया के पास, लाइक टॉप 5 नेशंस आर सपोर्टिंग इंडिया एंड इंक्लूडिंग इजराइल, फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके। So we have that advantage. अभी F-29 कह रहा हूँ, MiG-29 अभी रशिया से खरीदने का बात हो गया है ऑलरेडी, और एक और फाइटर प्लेन है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, बट F-29 ये MiG-29। तो रशिया को भी पता है कि देयर इज एन इमरजेंसी, तो रशिया सपोर्ट करे। डेफिनेटली इजराइल
जो जिसने पहले भी सपोर्ट किया था इंडिया को कारगिल में, अभी भी यू नो दे आर देयर फॉर अस डेफिनेटली. अकेले तो नहीं जीत सकते, बट द काइंड ऑफ पीपल वी हैव अराउंड, वी हैव गुड फ्रेंड्स, एंड विद देयर सपोर्ट डेफिनेटली अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं, ये तो पक्का बात है अगर वॉर हुआ तो. और ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो कारगिल वॉर या बहुत सारे जो इंडिया वॉर में बच पाया है, तो उसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल रहा है कि इजराइल ने वो सारी इंटेलिजेंस दी, वो सारे जो एडवांस उनके जो टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि स्ट्राइक करने के लिए, मतलब कि पूरा बोफोर्स उन्हीं का था. इजराइल का जो बोफोर्स इंडिया को भेजा था वो किसी और कंट्री के लिए वो भेजने वाले थे, बट इमरजेंसी में उन्होंने सारा का सारा इंडिया को भेज दिया था उस टाइम पे बोफोर्स जो था, जिसकी वजह से हम जीतते थे. कहीं ऐसी तो नहीं कि बाकी रशिया और अमेरिका अपनी इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए चाइना को बोल दिया कि थोड़ा सा इनको डराओ धमकाओ तो अपने सेल्स हो जाएंगे. दैट आल्सो मे बी ट्रू. ठीक है, इसको आई थिंक कंटिन्यू करते हैं कल. अच्छा, एक क्वेश्चन आप ऐड कर दीजिएगा कल के लिए विशाल जी. मतलब ठीक है, one is trade war, but now why is China poking its nose in the territory of so many countries? Yeah, so we'll discuss this. I think एक दिन में अगर आप कल ऐड कर लें, बिल्कुल. हाँ, कल के लिए अगर आप ऐड कर लें. Sure. So let's meet again and continue this and understand this better and maybe come out with some concrete solutions. चलिए, okay. Good night for tonight. Let's meet tomorrow. Thank you.